आज की चर्चा का प्रमुख विषय है जो 1947 से झारखंड में आर्थिक विकास के इतिहास, फिर झारखंड के भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खनिज से आने वाले जो पीटी के प्रश्न हैं। तो ये एक सिलेबस है, उसको सिलेबस के रूप में स्थापित किया गया है। तो जो पहला प्रश्न है कि अधिसूचित या अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम कब लागू हुआ था। इसे SAR भी कहते हैं, शेड्यूल एरिया रेगुलेशन। ये कब लागू हुआ था? तो पहला 1969, दूसरा 1970, तीसरा 1971 और चौथा 1972। तो इसका जो सही उत्तर है पहला 1969। तो काफ़ी ये प्रमुख तथ्य है, बहुत बार इसके प्रश्न आ चुके हैं। तो बिहार शासन के समय ही, यानी बिहार अधिसूचित क्षेत्र अधिनियम इसे कहा जाता था, जो कि शेड्यूल एरिया यानी आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होता था। तो इसके तहत जो है, जब CNT कानून बना, संथाल परगना कानून बने, तो उसके माध्यम से जो औद्योगिक गतिविधियां थी या सामाजिक सामुदायिक गतिविधियां, जिसमें 1 एकड़ से अधिक ज़मीन को लेके जो है वो जो गैर आदिवासी है उनके लिए लीज के रूप में इसे दिया जाता था। तो इसके तहत जो है 1969 का जो SAR जो कानून था उसे लागू किया गया। और आज भी जो अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम जो कोर्ट होते हैं, SAR कोर्ट जिसे हम कहते हैं, वो न्यायालय के रूप से आज भी इसकी सुनवाई करते हैं। बहुत से मामले ऐसे चल रहे हैं। अगर इसे आदिवासी क्षेत्रों में देखा जाए, तो अगर पूरे राज्य में देखा जाए तो जो कोल्हान क्षेत्र है, खासकर पश्चिम सिंहभूम का क्षेत्र, वहाँ बहुत से मामले SAR कोर्ट में दायर हैं, क्योंकि ज़मीन की जो अतिक्रमण से संबंधित जो मामले, आदिवासी क्षेत्रों का जो अतिक्रमण होता है, कभी कभी सिर्फ व्यक्ति ही नहीं या दबंग व्यक्ति ही नहीं, सरकार भी ऐसा करती है, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों के प्रतिकूल हित प्रभावित होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम का, वो पहला 1969 है। क्योंकि ये राज्य के जो आर्थिक विकास में इस कानून के माध्यम से जो ट्राइबल क्षेत्र हैं झारखंड के, वहाँ औद्योगिक गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। दूसरा प्रश्न है कि अगला, रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार की स्थापना कब हुई, यानी रियाडा, जो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना कब हुई? तो पहला 1975, दूसरा 1976, तीसरा 1985 और चौथा 2000। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 1976। ठीक है, इमरजेंसी के बाद जो है यहाँ, चूँकि रांची के अगल बगल और खुद रांची में ही बहुत सारे खनिज मिलते हैं, और इसको एक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। तो ऐसे में एक क्लस्टर बनाया गया, जिसमें कि रांची से जुड़े हुए जितने भी एरिया हैं वो एक थ्रस्ट का निर्माण करें, जो प्रयास वाले क्षेत्र हैं एक साथ मिलकर काम करें। और एक प्रकार से ये क्लस्टर नोडल जोन के रूप में स्थापित हुआ, जो कि रियाडा के रूप में विकसित हुआ और 1976 में ये बना। और गौर करने की बात है कि 1976 में ही जो पटना हाई कोर्ट है उसका एक खंडपीठ रांची में भी बना। तो 1976 से जो है रांची हाई कोर्ट खंडपीठ चले आ रहा है, जो वर्तमान में भी हाई कोर्ट रांची वर्ष 2000 के बाद पृथक हो चुका है। तो इसका दूसरा ऑप्शन 1976 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के में कितने रेलवे जोन, झारखंड राज्य को कितने रेलवे जोन में बांटा गया है या जाता है? तो पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो ये इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2, क्योंकि राज्य में जो पूर्व मध्य यानी ईस्ट सेंट्रल रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे, दक्षिणी पूर्व रेलवे प्रमुख है। अगर इसके अलावा अगर आप लें तो कोई भी जो रेलवे जोन है यहाँ टच नहीं करता, और इसी के अंतर्गत जो है सारी आर्थिक गतिविधि और सामाजिक गतिविधि चलाई जाती हैं। अब जब पूर्व मध्य रेलवे को हम लें तो उसका हेडक्वार्टर है वर्तमान में हाजीपुर है, और 1996 में, यानी 1951 में धनबाद में यह डिवीज़न बना, और 96 से इसे और विस्तृत किया गया। और अगर सबसे झारखंड का सबसे बड़ा स्टेशन या सबसे व्यस्तम स्टेशन कहा जाए तो धनबाद ही है। उसके बाद जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है, यानी दक्षिण पूर्व रेलवे,
चूँकि ये आरंभ में 1800 जब अब रेलवे का इतिहास लें तो 1890 से ही बंगाल नागपुर रेल के नाम से चले आ रहा था। क्योंकि खनिज गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा थी यहाँ, खनन गतिविधियाँ। ऐसे में 1952 में आज़ादी के बाद सीकेपी डिवीज़न बना और 2003 में रांची रेल डिवीज़न बना। तो इस प्रकार जो है झारखंड में अगर आप देखें तो 2500 से 3000 किलोमीटर तक रेल लाइन बीत चुकी हैं, अभी भी कार्य जारी है। और के तो मुख्यतः इसके जो 2 रेलवे डिवीज़न है वो सही है, अर्थात इसका जो दूसरा ऑप्शन 2 वो सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। तो पहला बटेश्वर नहर योजना, उसका मिलान है गोड्डा। दूसरा बटाने जलाशय, उसका मिलान है पलामू। तीसरा पंचकेरो जलाशय, जिसका मिलान है कोडरमा। और चौथा पुनासी जलाशय, जिसका मिलान है खूंटी। तो ये चौथा ऑप्शन है पुनासी जलाशय, क्योंकि उसका मिलान खूंटी नहीं है। पुनासी जलाशय आप देखिएगा कि देवघर में जो है वो इसकी भूमिका जो है वो प्रमुख है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जौ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। पहला पलामू, दूसरा देवघर, तीसरा गोड्डा, चौथा सिमडेगा। इसका जो पहला ऑप्शन है पलामू, जौ के उत्पादन के लिए आज भी लीड करता है। और पलामू में दाल, गेहूँ ये सब भी उपजाए जाते हैं। वहाँ की जलवायु कुछ ऐसी है कि झारखंड के अन्य जिलों से जो भिन्न जो फसल है वहाँ उपजाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में जल क्रांति अभियान कब हुआ। तो पहला 2014, दूसरा 2015, तीसरा 2018 और चौथा 2020। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2015 वो सही है। तो केंद्र सरकार की तर्ज पर झारखंड में जल क्रांति अभियान चलाया गया, जिसमें कि हर जिला में 2 जल ग्राम यानी 2 जो गांव में जल ग्राम को स्थापित करने की बात की गई, उसके कमांड को डेवलप किया गया। यानी हम वर्षा जल को संचय करें या किसी भी रूप में जल को संचय करें और एक दृष्टिकोण अपनाएं। इससे जन जागरूकता भी लोगों में हो कि जल क्रांति से जो है या इस प्रकार के वाटर शेड मैनेजमेंट से क्या हो सकता है। तो एक प्रकार से स्वावलंबी जल क्रांति अभियान था ये 2015 में जो शुरू हुआ। तो ये राज्य की आर्थिक गतिविधि में इसका प्रमुख योगदान है, क्योंकि राज्य में पठारी नदियाँ अधिक है और सिंचित क्षेत्रों का दायरा बहुत कम है। तो ऐसे में इस प्रकार के अभियान से जो है राज्य में आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। इसका जो दूसरा ऑप्शन है 2015 सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड का जयंती, सजूरी और करैया क्षेत्र किस नदी बेसिन कोयला क्षेत्र का भाग है। यानी जयंती, सजूरी और करैया। तो पहला दामोदर, दूसरा बराकर, तीसरा अजय, चौथा उत्तरी कोयल। तो इसका जो सही उत्तर है तीसरा अजय, जो नदी बेसिन कोयला क्षेत्र है वो जयंती, सजूरी, करैया इसका भाग है। क्योंकि अगर आप भूगोल को देखें और इसके भूगर्भीय इतिहास को, तो नदियों के माध्यम से जो है आप यहाँ पाएंगे कि इसका बंटवारा किया गया है। जो नदी बेसिन क्षेत्र है जहाँ की इसके खनिज का बिखराव मिलता है। और मूलतः अगर आप दामोदर को लें तो दामोदर नदी जो बेसिन है उसमें झरिया है, बोकारो है, रामगढ़ है, क्योंकि देश का प्रमुख क्षेत्र है और पूरे देश का जो 34% है वो झारखंड से ही प्राप्त होता है। और कोकिंग कोल में ले तो वो 90% है और झरिया लीड करता है। उसके बाद जो बराकर में जब आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे हजारीबाग है, गिरिडीह है, चोप है। तो ये प्रमुख क्षेत्र है कोयलरी के। उसके बाद उत्तरी कोयल में आप जाएंगे तो पचवारा है, छपरबिट्टा है, जिलवारी है, माफ़ कीजिएगा राजमहल में पचवारा है, छपरबिट्टा है, झिलवारी है, जो राजमहल क्षेत्र है, दुमका क्षेत्र। अगला है कि उत्तरी कोयल में, तो उत्तरी कोयल में है डाल्टनगंज, फिर अमानत नदी का जो क्षेत्र है। तो इस प्रकार से झारखंड में इन क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। और जो जयंती, सजूरी, करैया है उसका सही उत्तर है तीसरा अजय नदी क्षेत्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों की सत्यता पर विचार करें। ए, रांची में औसत वार्षिक वर्षा हजारीबाग से अधिक है। बी, रांची में औसत वार्षिक वर्षा 1515 मिलीमीटर है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए सही, दूसरा बी सही, तीसरा दोनों सही।
और तो इसका सही उत्तर है कि तीसरा दोनों सही है। तो ये दोनों कथन अपने आप में सही है, क्योंकि रांची में 1515 मिलीमीटर और हजारीबाग में 1485 मिलीमीटर वर्षा होती है एवरेज। तो ऐसे में रांची की अधिक है। और रांची और हजारीबाग को क्षेत्र को लें तो काफ़ी सुहाने मौसम के लिए जो है जाना जाता है। इसलिए ये ब्रिटिश काल में जो यूरोपियों के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ, क्योंकि इनकी जो जलवायु थी वो यूरोपीय जलवायु से मिलती थी। आज भी हम ब्रिटिश कल्चर को अगर देखें तो इन क्षेत्रों में उसके जो प्रभाव को हम देखते हैं इस प्रकार से। और आज भी पूरे झारखंड में अगर कहीं बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो रांची हजारीबाग क्षेत्र में होती है, और वर्षा की भी मात्रा बहुत अधिक होती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में सर्वाधिक मृदाक्षरण किस जिले में होता है? पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा रांची, तीसरा खूंटी, चौथा दुमका। तो इसका सही उत्तर है चौथा दुमका। तो अगर यहाँ प्रतिशत वाइज लें तो पूरे झारखंड का 22.4% है, जबकि दुमका में 31.9% है। और सबसे कम जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में 4%। अगर आप जंगल के क्षेत्र जो वन आच्छादित क्षेत्र हैं जैसे लतेयार है, खूंटी है, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, इन क्षेत्रों में आप पाइएगा कि बहुत कम ही मृदाक्षरण होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो मिट्टी को पकड़े हुए होते हैं। और जहाँ इसकी कमी होती है वहाँ मृदाक्षरण अधिक होता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है दुमका वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में संथाल परगना औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो पहला 2009, दूसरा 2010, तीसरा 2018, चौथा 2020। तो इसका सही उत्तर है तीसरा 2018 में, क्योंकि एक नया प्राधिकरण है। जैसे झारखंड में हम लोग पहले लें तो वो रियाडा था, उसके बाद जो है बियाडा बना, बियाडा के बाद आयडा है। तो इस प्रकार जो सियाडा है, जो संथाल परगना का जो क्षेत्र है वो 2018 में बना। और इसके अंतर्गत जो जसीडीह है, देवघर है, साहिबगंज है, जो इससे पहले औद्योगिक क्षेत्र हुआ करते थे, बहुत मामलों में यह लीड करता था। बहुत से औद्योगिक इकाइयाँ बंद हो गई, उन्हें जो है फिर से चालू करने का एक थस्ट यानी प्रयास वाला जो प्रयास है उसे शुरू किया गया है, और एक क्लस्टर के रूप में एक सोच विकसित की गई है। चूँकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो इसी क्षेत्र से आते हैं और यहाँ बहुत अधिक इसकी आवश्यकता है। स्टेट में अगर पिछड़ापन है तो बहुत हद तक उसे औद्योगिक विकास के रूप में हम देखते हैं, और इस प्रकार के प्राधिकरण से जो है इससे प्रोत्साहन मिलता है। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन 2018 वो सही है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की नदियों की विशेषता निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो पहला है कि जलप्रपात यहाँ की नदियों की प्रमुख देन है, दूसरा अधिकतर नदियाँ नौकागम्य है, तीसरा अनेक स्रोतों का निर्माण जो है वो दरार एवं रंध्रों से होता है, यानी चट्टानी दरार एवं रंध्रों से होता है, और चौथा झारखंड में गंगा नदी का प्रवाह है। तो इसका जो गलत है विशेषता जो नहीं है उसका सही उत्तर है दूसरा कि अधिकतर नदियाँ नौकागम्य है, जो गलत बात है, क्योंकि यहाँ नदियों का जो स्वरूप है, भौगोलिक स्वरूप, वो पठारी है। तो ऐसे में पठारी नदियों में आपको नाव चलाना काफ़ी दूर होता है, तो ये नौकागम्य नहीं होती हैं। तो अधिकतर नदियाँ जो नौकागम्य, गलत स्टेटमेंट है, बाकी विशेषता वो सही बात को पुष्टि करती हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कोडप्पा निक्षेप कहाँ पाया जाता है? पहला कोल्हान, दूसरा दुमका, तीसरा गढ़वा, चौथा पलामू। तो इसका सही उत्तर है पहला कोल्हान। अब इसमें देखिएगा कि बहुत सारी पुस्तकों में जो भूगोल से संबंधित उसमें लिखा रहता है कि झारखंड में कोडप्पा निक्षेप मिला ही नहीं, जो कि गलत है। क्योंकि झारखंड में आपको आर्कियन हो, चाहे धारवाड़ हो या कडप्पा हो, ये सब मिलता है। और कोल्हान में आपको आर्कियन भी मिलेंगी, विदे भी मिलेगी, उसके बाद धारवाड़ भी मिलेगा। लेकिन यहाँ कडप्पा श्रेणी और निक्षेप भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि ऊंचाई वाले क्षेत्र में, जैसे टेबो घाटी में है, बंदगांव में, कीरीबुरु में, नौमुंडी में, इन सब क्षेत्रों में आपको इसका निक्षेप मिलेगा, जो कि
आप इसके भौगोलिक इतिहास को देखें तो 60 करोड़ वर्ष पूर्व जो है आर्कियन, विंध्य, धारवाड़ और कोडप्पा निक्षेप यानी श्रेणी यहाँ विकसित होना शुरू हो गए थे। अगला प्रश्न है कि स्वर्णरेखा नदी का अंत कहाँ होता है? पहला नगड़ी, दूसरा जमशेदपुर, तीसरा गालूडी, चौथा तलसारी। तो इसका जो सही उत्तर है वो चौथा तलसारी है, जो कि दीघा के बगल में है। और एक प्रकार से तलसारी को अगर आप देखें तो वो वेस्ट बंगाल के और उड़ीसा के एकदम सीमा में पड़ता है। और यहीं पर जो है वो पर्यटन स्थल भी है कि किस प्रकार ये नदी गिरती है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका प्रतीत होता है, देखने में काफ़ी शोभनीय है। और इसकी जो भौगोलिक घटना है उसे हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। नगड़ी से इसकी शुरुआत होती है, जमशेदपुर में भी यह बहती है, गालूडी में स्वर्णरेखा का बैराज है, और तलसारी जो चौथा ऑप्शन है ये सही है, जहाँ इसका अंत होता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कहाँ ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग अवस्थित है? पहला तुपुदाना, दूसरा मधुपुर, तीसरा चाईबासा, चौथा घाटशिला। तो इसका जो सही उत्तर है पहला तुपुदाना, जो रांची में है, जो कि आप देखिएगा कि रांची जो चाईबासा नेशनल हाईवे है, जो खूंटी हाईवे, उसमें आपको तुपुदाना मिलता है। और काफ़ी पहले से ग्रेनाइट पॉलिशिंग जो है वो किया जा रहा है यहाँ पर। और ये प्रश्न जो है इस बार के 6 JPSC में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड में किस परियोजना द्वारा सर्वाधिक भूमि अधिग्रहण हुआ है? पहला टाटा परियोजना, दूसरा कोयला परियोजना, तीसरा DVC, चौथा HEC। तो इसका जो सही उत्तर है दूसरा, जो कोयला परियोजना है, जो झारखंड में ईस्टर्न कोलफील्ड है, सेंट्रल कोलफील्ड है, फिर भारत कोलफील्ड है। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा की कि नदियों के अगर ग्रेडेशन को ले तो दामोदर है, बराकर है, अजय है, उत्तरी कोयल है, फिर राजमहल है। तो उसी प्रकार जब हम ईस्टर्न कोलफील्ड को लेते हैं, भारत कोकिंग को लेते हैं, सेंट्रल कोलफील्ड लेते हैं, तो इसे सम्मिलित रूप से अगर हम लें, अगर एक परियोजना के रूप में, तो करीब 1.5 से 2 लाख जो एकड़ ज़मीन है उसका अधिग्रहण किया गया सरकार द्वारा। और ये परियोजनाएँ आरंभ की गई, जो कि काफ़ी पुरानी है। आज भी जो है बहुत सी भूमि का अधिग्रहण टाटा परियोजना द्वारा किया जाता है। उसके बाद इसके लिए सरकार ने कानून बनाए हैं। बहुत से जो छोटे घराने उनके द्वारा भी किया जाता है। बहुत से जो बड़े नदी डैम है उसके लिए भी किया जाता है। वर्तमान में जो झारखंड में जो आपको देखिएगा कि जो स्वर्णरेखा परियोजना है उसके अंतर्गत जो चालियामा परियोजना जो चल रही है उसे रोका भी गया है। तो इस माध्यम से हम देखते हैं कि भूमि अधिग्रहण की यहाँ समस्या होती है, क्योंकि कोई भी उद्योग उसे हवा में नहीं लगाया जा सकता है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो ऐसे में भूमि का अधिग्रहण करना पड़ता है। और यहाँ नीति के मुताबिक जो है वो लोगों को उचित दर, उसके बाद कुछ सुविधाएं देकर, नौकरी देकर जो है ये अधिग्रहण किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जहाँ पारसनाथ पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? पहला कोडरमा पठार, दूसरा कोल्हान पठार, तीसरा राजमहल क्षेत्र, चौथा पलामू क्षेत्र। तो इसका जो सही उत्तर है कोडरमा पठार। चूंकि ये प्रश्न पारसनाथ से संबंधित काफ़ी आता है। 1365 मीटर या 4480 फुट पर यह स्थित है। झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जैन धर्म के लिए भी चर्चित है। तो इसका सही जो उत्तर है वो कोडरमा पठार है। अगला प्रश्न है कि जलवायु की दृष्टि से झारखंड को कितने भागों में बांटा गया है? पहला 7वां, दूसरा 8वां, तीसरा 9वां, चौथा 10वां। तो इसका जो सही उत्तर है वो पहला 7वां है। तो झारखंड के अगर आप जलवायु वर्गीकरण को लें तो ये 7 प्रकार के उसके विभाजन को देते हैं, जो कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता, इसके दृष्टिकोण से ये बनाया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड निवेश केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो पहला रांची, दूसरा बोकारो, तीसरा नई दिल्ली, चौथा पटना। तो इसका जो सही उत्तर है वो नई दिल्ली है, क्योंकि जो झारखंड भवन है वहाँ ये निवेश केंद्र बनाया गया है, जहाँ की निवेश सचिव इसकी अध्यक्षता करते हैं। और चूँकि ये यहाँ नई दिल्ली में बनाने का प्रमुख उद्देश्य है झारखंड में होने की
जो बाहरी निवेशक हैं, जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, वो इन्हीं क्षेत्रों में यानी उनके लिए काफ़ी सानिध्य होता है कि वो नई दिल्ली में आसानी से झारखंड के बारे में जानकारी ले सकें, वहाँ मंत्रियों से जो है संपर्क कर जो है ब्लूप्रिंट बना सकें। इसलिए जो है निवेश केंद्र नई दिल्ली में रखा गया है। और आज भी हम देखें तो यहाँ जो बड़े औद्योगिक घराने हैं, चाहे अंबानी ग्रुप हो, अडानी ग्रुप हो, उसके बाद जिंदल ग्रुप हो, उसकी बहुत सारी परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं। यहाँ के लोगों को रोजगार मिल रहा है, यहाँ के आर्थिक विकास का दायरा बढ़ रहा है। तो इस प्रकार जो तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली सही है। अगला प्रश्न है कि मयूराक्षी नदी को उसके उद्गम के स्थान पर किस नाम से जाना जाता है? तो पहला भूराभूरी, दूसरा मोराक्षी, तीसरा मोरी और चौथा मयूरी। तो इसका जो सही उत्तर है मुरामुरी। तो इसका जो पहला ऑप्शन है मुरामुरी वो सही है, जो कि दुमका जिले में ये नदी बहती है। अगला प्रश्न है, हिरनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए गराहा, ऑप्शन बी घघरी, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी राढ़ू। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए गराहा है।